नेपाल जल चुका है। नेपाल की यूथ ने, नेपाल के जेनजी ने पार्लियामेंट को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी और प्राइम मिनिस्टर ओली को उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन आप देखिए कि खुद नेपाल, जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां। भारत के कई लोग जो हैं वो इस अटैक को सही भी ठहरा रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन लोगों ने जो अक्टूबर में 7 अक्टूबर को जो एक अटैक किया गया था इसराइल में, मैं देखता हूं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसमें टैक्टिकल्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रेटेजिक अपना विजन बना लें तो उस पर जाते चलते रहे। उनको परेशानी ये है कि अगर यही सब कुछ यहां हो गया तो हमने एयरलिफ्ट कैसे होना है, क्योंकि वहां से अब जो वीडियोज आ रही हैं खौफनाक भी हैं। आप उनको कहिए सबक आमोज भी है। अगर किसी ने सबक हासिल करना है, वो अलग बात है कि हमने फैसला कर रखा है कि हमने सबक हासिल नहीं करना। यहाँ की यूथ की आवाज दबा ली जाए। सोशल मीडिया पर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म किया जाता है, जब हर बंदा अपनी आवाज पहुंचाता है उसको बंद कर दिया जाए। फेक बहाना ये बनाया था कि यहाँ इनके ये रजिस्टर यहाँ नहीं है। माय गॉड, जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। उसके बाद आप समझते हैं कि जो मूवमेंट्स हैं ये पेश करना है कि आगे इनकी पेशबंदी किस तरह से करनी है कि दोबारा ना बढ़े, क्योंकि कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाई दे रही दूसरी साइड से। उनकी जानिब से बिल्कुल ये उसको कंडेम नहीं किया गया। उनको कहा जा रहा है कि राइट मूव था। यूथ को पीछे हटाया और बहुत सारी ऐसे मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज थी जिनको छुड़ा कर बचा कर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू बाहर भेजा गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के से स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, नेपाल की पब्लिक ये कह रही है कि हमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ाया है, उसी तरह ऐसे लीडरशिप चाहिए जो नेपाल को भी आगे बढ़ाए। तो इसी बीच दोस्तों, नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम सरकार के रूप में चुना गया है। और दोस्तों, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों, सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाना तय हो चुका है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि सुशीला कार्की ने एक बयान दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करके भारत के साथ अच्छे संबंध होने की बात कही है। ये सुनकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेपाल जल चुका है। नेपाल की यूथ ने, नेपाल के जेनजी ने पार्लियामेंट को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी और प्राइम मिनिस्टर ओली को उठाकर बाहर फेंक दिया। ना सिर्फ ये कि उठाकर बाहर फेंका, बल्कि नेपाल की यूथ ने एक ऐसा उनकी नजर में कारनामा करके दिखाया है जिसमें गवर्नमेंट को और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन करें। ये नेपाल का जो मीडिया था, सोशल मीडिया, उसको नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। सोशल मीडिया यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब नेपाल में बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए थे। उसके लिए वहाँ की यूथ प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली को बहुत देर में समझ आई। वो कहते हैं ना, देर कर देता हूँ। कोई वादा निभाना हो, हकीकत और थी कुछ, जाकर उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाजी साहब ने कहा है। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अथॉरिटीज ने बहुत देर कर दी, बहुत देर लगा दी सोशल मीडिया बैन ओपन करने में, सोशल मीडिया बैन हटाने में, क्योंकि तब तक नेपाल की यूथ के जज्बात सर से ऊपर जा चुके थे। पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था और पानी सर के ऊपर से भी गुजर चुका था। जिस वक्त नेपाल की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो गए हैं और 19 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, तो अब सोशल मीडिया पर बैन हटाना पड़ेगा। लेकिन ये देर हुई और
इस देर करने में जो उन्होंने किया उसको उनका भुगतना भी पड़ा, क्योंकि फिर यूथ नेपाल के जेनजी दाखिल हुए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट को आग लगा दी। नेपाल के जेनजी, नेपाल के यूथ, नेपाल के जवान, नौजवान और लड़के लड़कियां दाखिल हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। यहां तक कि उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर, नेपाल की अथॉरिटीज और मिनिस्टर्स को सड़कों पर निकाल कर घसीटा, गरेबानों से पकड़ा, उनको मार लगाई, उनको जख्मी किया और वो खून खून होते हुए पुलिस उनको बचाने में लगी रही। पुलिस और यूथ की दू बदू लड़ाई हुई है नेपाल की सड़कों पर और फिर पुलिस को यह कहना पड़ा कि हम ये नहीं संभाल सकते, फौज को बुलाना पड़ेगा। और फौज फिर नेपाल की सड़कों पर आई और उसने टेक ओवर किया, उसने यूथ को पीछे हटाया और बहुत सारी ऐसे मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज थी जिनको छुड़ा कर, बचा कर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू बाहर भेजा गया, कई मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ये सिर्फ मामला सोशल मीडिया का नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ श्रीलंका में हुआ है, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ नेपाल में हुआ है और जो कुछ पाकिस्तान में होते होते रह गया है, उसके पीछे सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कंसर्न और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके पीछे एक एलीट कल्चर है। वो एलीट कल्चर जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे, मिनिस्टर्स, उनकी औलादें और साथ में जितनी एलीट होती है वो सब के सब बहुत आलीशान जिंदगियां गुजारते हैं, ऐसी लाइफ गुजारते हैं जिसके बारे में आम लोग सोच नहीं सकते। समझ नहीं आती ये कैसे हुक्मरान है जो अपनी ही यूथ के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग करते हैं और उनके हाथ नहीं कामते। ये जेनजी की आप बात के जिसको हम नेपाल के यूथ कहते हैं, 25 से 28 साल इन लड़कों की जी थी एज बताई जाती है। सोशल मीडिया बैन जो 4 सितंबर को नेपाल पर इम्पोज हुआ, जिसका मकसद ये था कि यहाँ की यूथ की आवाज दबा ली जाए। सोशल मीडिया पर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म किया जाता है, जब हर बंदा अपनी आवाज पहुंचाता है उसको बंद कर दिया जाए। फेक बहाना ये बनाया था कि यहाँ इनके ये रजिस्टर यहाँ नहीं है, इनके ऑफिस यहाँ नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया के बैन हटाने के लिए एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था। ये तो वर्ष तब हुआ जब गवर्नमेंट ने गोलियां आवाम पे चलाई, जब एक छोटे से बच्चे की खोपड़ी के ऊपर उन्होंने जी शूट किया। और आज आप देखिए पार्लियामेंट तक जल चुकी है और अवाम ने बता दिया कि हुक्मरान को लाने वाली अवाम ही है, जो कि हम देखते हैं एशिया कंट्री में ज्यादातर डेमोक्रेसी को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये क्या कहेंगे? हालांकि देखा जाए तो आपने खुद बोला कि यूथ ही मुल्क को बनाती है, लेकिन ये कैसा मुल्क है जहाँ पे यूथ का ही कोई मुस्तकबिल नहीं? बात वही है, पावर को कंट्रोल करना चाहिए। वो चाह रहे हैं किसी और की हुकूमत ना आए, तो लेकिन एलीट जो कि हमारी यूथ है वो जानती है कि असल हुकूमत, असल ताकत उनके पास है। ये जो पॉपुलर सोवरेनिटी का वर्ड निकला, ये अवाम से निकला है और ये जो अवाम ही है, अगर यही इनको ही मौका ना दिया जाए बात करने का, इनको ही वोटिंग का या अपनी आवाज़ उठाने का मौका ना दिए, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती। डेमोक्रेसी में तो आवाज़ उठाने, लोगों की क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते हैं, लेकिन ये एलीट चाहती है कि अगर ये क्रिटिसिज्म करेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा, लिहाजा इनको खत्म कर दिया, चाहे जो मर्जी करना पड़े, हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और इनका मुंह बंद कर देंगे, चाहे हमें इनसे गोलियां भी चलानी पड़े। तो ये पावर के इतना नशा इनके ऊपर चढ़ चुका हुआ है, जिस वजह से ये नहीं देख रहे आगे इंसान है वो खत्म हो जाएगा, मार धाड़ सब कुछ करने पे तुले आए हैं।